वेलकम बैक स्टूडेंट्स और व्यूअर्स। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, ये वर्धन वंश का इतिहास इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और वर्धन वंश के इतिहास से पहले मैंने गुप्त शासनकाल के बारे में पीडीएफ भी भेज दिया आप लोगों को, और अभी उसके बारे में उतना एक्सप्लेन नहीं किया गया है, उसे बताया नहीं गया है, तो खैर कोई बात नहीं। जो वर्धन वंश का इतिहास है, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो गुप्त वंश का जो अंतिम प्रमुख शासक था, जिसका नाम अस्कंदगुप्त था। अस्कंदगुप्त के समय में हुणों का आक्रमण बहुत ज़्यादा हुआ, और हुणों के आक्रमण ने क्या किया, गुप्त साम्राज्य को कई खंडों में विखंडित कर दिया। और गुप्त साम्राज्य के विखंडन के बाद और गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों में मैंने पीडीएफ में आप लोगों को कुछ बातें भी अवेलेबल कराई थी, जिसको आप लोग पढ़े होंगे। तो जब गुप्त वंश का पतन हो गया, और ख़ास करके जो हूण जात थी, थोड़ा हम लोग हूण जात के बारे में जान लेते हैं। जो हूण थे, यह मध्य एशिया की एक जात हुआ करते थे, मंगोलिया के आसपास की, जो काफ़ी खानाबदोश जनजात थी और काफ़ी बर्बर जनजात थी। बाद में चल के जब वहाँ पे जनसंख्या बढ़ी, जब उन्हें दिक्कत हुई, तो इन्होंने पश्चिम की तरफ पलायन किया, और वहाँ से हूणों की दो शाखाएं बढ़ गई। एक शाखाएं अपना रोम को चली गई, इटली साइड में, यूरोप को, और वहाँ पे जाके उस शाखा ने क्या किया, रोमन साम्राज्य को पतनोन्मुख की स्थिति तक पहुँचा दिया। और एक जो दूसरी शाखा थी, वो पश्चिमी चीन के आसपास बस गए, और वहाँ पे उन्होंने अपने एक साम्राज्य का निर्माण किया, और वहीं से बार बार क्या करते थे, भारत पे अटैक करते थे। और भारत के अटैक करने के साथ ही इन्होंने अफ़गानिस्तान और पंजाब के कुछ भागों को भी अपने अधिकार में ले लिया था, और वहाँ पे उन्होंने एक छोटे से साम्राज्य की स्थापना की थी। बाद में चल के हूण शासकों में तोरमाड़ का नाम आता है और मिहिरकुल का नाम आता है। बाद में चल के जो मालवा का शासक यशोधर्मन था, उसने, और फिर वल्लभी के शासकों ने और कुछ हर्ष ने, इन लोगों ने क्या किया कि हूणों की शक्ति को तोड़ने का काम किया और भारत को हूणों से मुक्त कराया। बाद में चल के राजपूत शासनकाल में गुर्जर प्रतिहारों ने, गुजरात और राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार शासकों ने भी हूणों को पूरी तरह से भारत में उनकी शक्ति को समाप्त कर दिया। तो आइए हम सीधे चलते हैं वर्धन वंश। और वर्धन वंश से पहले हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, एक तो जब गुप्त साम्राज्य कई भागों में बटा, तो मालवा में यशोधर्मन जो सबसे शक्तिशाली शासक था, मालवा नरेश, तो एक उसका वो हुआ जिसे कहा जाता है कि मालवा नरेश, और दूसरे थे वल्लभी के मैत्रक, ये गुजरात और राजस्थान के आसपास पड़ता है, इनका अलग शासन रहा। फिर मगध के आसपास मगध, और साथ ही साथ जो मालवा था, वहाँ पे उत्तर गुप्तों की ही एक शाखाएं थी, यानी कि उन्हीं के जो अधिकारी थे, हम गुप्तों के सामंत कर सकते हैं, उन लोगों ने भी वहाँ पे अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करने का काम किया, मालवा में और साथ ही साथ मगध में। बाद में चल के जो बंगाल का एरिया है, वह गौंड नरेश शशांक के कंट्रोल में रहा, जिस और शशांक तो चूँकि एक शक्तिशाली शासक था। बाद में चल के इसका हर्ष से भी सामना हुआ, हर्ष के भाई राज्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन से भी इसका सामना हुआ। फिर उसके बाद एक शाखा थी जो कन्नौज में शासन करती थी, मौखरी, ये भी गुप्तों के ही सामंत हुआ करते थे। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद जो भारत था, उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बट गया था, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वंश शासन करते थे। और ये वंश क्या थे, अपने आप में पूरी तरह से शक्तिशाली थे, और आपस में एक दूसरे से इनका मनमुटाव चलता रहता था, और एक दूसरे पे अटैक करने के लिए हमेशा ये लालायित रहते थे। तो जो वर्धन वंश था, वर्धन वंश के स्रोत जानते हैं कि वर्धन वंश का इतिहास जानने के स्रोत क्या है। तो पहला देखिए, इसमें दिया है साहित्यिक स्रोत। वर्धन वंश के इतिहास जानने में साहित्यिक स्रोतों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है।
और इन साहित्यिक स्रोतों में हमें सबसे पहले बाण भट्ट जो उस समय के कवि थे और लेखक भी थे, उनकी 2 कृतियां रहीं। एक कादंबरी बाण भट्ट की और इन्होंने एक हर्षचरित लिखा। कन्नौज के शासक या वर्धन वंश के सबसे प्रतापी शासक, अंतिम प्रतापी शासक हर्ष के ऊपर इन्होंने हर्षचरित नामक एक काव्य लिखा, ग्रंथ लिखा। तो कादंबरी और हर्षचरित से हमें हर्ष और वर्धन वंश के बारे में जानकारी होती है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वर्धन वंश का इतिहास जानने के लिए महायान बौद्ध ग्रंथ, बौद्धों की एक शाखा। हीन बाद में चल के बौद्ध धर्म जब 2 भागों में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो एक हीनयान कहलाया और एक महायान कहलाया। तो महायान जो था बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूलकल्प 1825 ईस्वी के आसपास इसकी व्याख्या की गई और इसको प्रस्तुत करने का काम किया गया। ये भी बहुत एक अच्छा स्रोत है आर्य मंजूश्री मूलकल्प वर्धन वंश का इतिहास जानने के लिए। ठीक है, और इसे मैंने बताया कि 1925 के आसपास एक इतिहासकार थे, इतिहासकार का नाम है गणपत शास्त्री। गणपत शास्त्री ने इसका अनुवाद किया और इसमें 7वीं शताब्दी से लेके और 8वीं शताब्दी के बीच के इतिहास को जानने का स्रोत है। 7वीं शताब्दी मतलब 600 आफ्टर, 600 के बाद का। और फिर जो अगला स्रोत है उसे हर्षवर्धन ने खुद लिखा था, चूँकि हर्षवर्धन एक प्रतापी शासक होने के साथ ही साथ एक बहुत बड़ा लेखक भी था और कवि भी था। तो उसने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद 3 पुस्तकें लिखी थी जो हर्षकालीन इतिहास जानने के मुख्य स्रोत हैं। तो साहित्यिक स्रोतों में जो दूसरे नंबर पे आता है विदेशी विवरण आता है, यानी इस समय हर्ष के शासनकाल में और जो उत्तरोत्तर गुप्त काल चल रहा था, यानी गुप्तों के साम्राज्य के पतन के बाद इस समय कुछ चीनी यात्री भी आए थे, यानी विदेशी ट्रैवलर भी आए जिन्होंने भारत में भ्रमण किया, जिसमें वेनसांग का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था और इसने एक पुस्तक लिखी सीयूकी, और सीयूकी में इसने हर्ष और उसके साम्राज्य से संबंधित और जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उनसे संबंधित विषयों को उल्लेख करने का काम किया। फिर दूसरा है इत्सिंग। जो इत्सिंग है ये भी वेनसांग के पैरेलल ही था। ये भी वेनसांग की मृत्यु के बाद, वेनसांग के भारत से वापसी के बाद आया और इसने भी भारत के बारे में जो विवरण लिखा, इससे भी हमें भारत के बारे में और वर्धन वंश का इतिहास जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत मिलते हैं। ठीक है, और जो अगला आता है वह वेनसांग की जीवनी। वेनसांग की जीवनी लिखने वाले उसके एक मित्र विली ने जो उसकी जीवनी लिखी। तो वेनसांग जो भारत यात्रा पर आया था, उसने भारत यात्रा, उसके विवरण के बारे में और भारत में उसकी गतिविधियों के बारे में भी लिखने का काम किया और हर्ष पे भी लिखने का काम किया। यानी कि वेनसांग की कुछ पुस्तकों का भी, कुछ विवरणों का भी उसने अपने जीवनी में वेनसांग के नाम से जीवनी लिखी और इसमें उसने इसका विस्तृत रूप से उल्लेख किया। तो ये भी वर्धन वंश या हर्षकालीन इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला देखिए पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत भी सबसे प्रामाणिक माने जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इन पुरातात्विक स्रोतों में जो मिला है, बसखेड़ा का लेख मिला है। बसखेड़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में एक स्थान है बसखेड़ा, वहीं से एक लेख मिला है हर्षकालीन, जिससे हमें हर्ष के साम्राज्य के बारे में और हर्ष के जीवन के बारे में जानने का एक अच्छा स्रोत है। फिर एक दूसरा लेख मिला है मधुबन का लेख। मधुबन आधुनिक उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की घोसी तहसील में पड़ता है और ये भी 600 के बाद का एक लेख है, मधुबन का लेख। इससे भी हमें हर्षकालीन शासन व्यवस्था, हर्ष के जीवन और जो भी घटनाएं घटी उससे संबंधित बातों को जानने में सहयोग मिलता है। और तीसरा है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का यहोलव लेख। चालुक्य
चूँकि चालुक्यों की दो शाखाएं थी, एक पूर्वी चालुक्य और पश्चिमी चालुक्य। तो चालुक्य शासक जो पुलकेशिन द्वितीय था, यह बहुत ही ताकतवर शासक था। नर्मदा नदी के दक्षिण में चालुक्यों का शासन हुआ करता था। बाद में एक समय 633-34 के आसपास हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था। तो इसके पुलकेशिन द्वितीय के ये होल अभिलेख जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, उससे भी हर्ष और उसके शासनकाल के बारे में और हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के संबंधों के बारे में हमें वर्णन मिलता है, अच्छी खासी जानकारी मिलती है। और लास्ट है मुहरे एवं सिक्के। बहुत से ऐसे सिक्के मिले हैं और मुहरें मिली हैं जो हमें हर्ष के शासनकाल, उसके जीवन, उसकी उपलब्धियों, उसकी विजयों के बारे में, उस समय की सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ कैसी थी, उसके बारे में भी हमें अच्छा खासा विवरण उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये रहा वर्धन वंश के इतिहास जानने के स्रोत। अब चलते हैं हर्षवर्धन, जो वर्धन वंश का एक इतिहास है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्धन वंश का इतिहास स्टार्ट होता है थानेश्वर, एक जगह है हरियाणा में। यह हरियाणा के आधुनिक करनाल जिले में पाया जाता है। आधुनिक करनाल जिले में पाया जाता है। यहीं पे कहा जाता है कि जो वर्धन वंश का मुख्य संस्थापक था, उसका नाम नरवर्धन था। चूँकि इसका नाम ही नरवर्धन था, तो इसी के नाम पे इस वंश के आगे वर्धन शब्द जुड़ गया, और इसके बाद जितने शासक हुए उनके नाम के आगे सीधे आदित्यवर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, नरवर्धन, तो वर्धन शब्द जुड़ते चले गए। इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण था वह था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन हर्ष का पिता था। जब इसने गद्दी संभाली तो इसने वर्धन वंश को काफ़ी महत्वपूर्ण बनाया। इसने बहुत विजय की, काफ़ी पावरफुल शासक था, और पावरफुल होने के साथ साथ इसने वर्धन वंश को विस्तृत करने में, उसकी सीमाओं की वृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रभाकर वर्धन जो था, यह आपका इसने महाराजाधिराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी, और उपाधियों के साथ साथ प्रभाकर वर्धन ने अपने ज्येष्ठ पुत्र जो राज्यवर्धन था, इसके समय में भी हूण आक्रमण बड़े तेजी के साथ हुए, तो हूणों को रोकने के लिए इसने अपने पुत्र राज्यवर्धन को भेजा था, जिसने हूणों की शक्ति को तोड़ने का काम किया।